नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने जस्ट जो आपकी क्या बोलते हैं 12th क्लास जो गर्ल्स का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट का, वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और अब हम डालेंगे आज बेसिकली अब हम बात करेंगे आपके बॉयज़ की, जो आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ है ना। और ये भी आज ही हुआ है, 27 दिसंबर 2024 में ये पेपर भी आपका हुआ है। और इसको भी मैं कह सकता हूँ भाई मीडियम पेपर है। और इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि जो गर्ल्स का पेपर था ना, इस बार उनका थोड़ा हार्ड आया है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बट देखते हैं, कोई नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन खैर बॉयज़ वाले में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड आए हैं। अब देखते हैं एक-एक करके क्या-क्या है उन सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए बिना देरी करे डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और जाने से पहले वीडियो को आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक अनाउंसमेंट करूँगा जो कि आपके एमसीक्यू प्लस आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वो चीज़, ठीक है? इसको ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ओके? चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका था ये वाला असर्शन रीजनिंग वाला, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। इसमें क्या बोला गया है कि हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्र मार्ग से होता था। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। उनका जो रिलेशन है, जो व्यापार है, वो हड़प्पा सभ्यता का समुद्र के मार्ग से ही होता था। कारण क्या बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख मेहुला, भाई साहब मेहुला जो है बेसिकली ये मोह क्या बोलते हैं, हड़प्पा के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है जी। मेहुला को मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। और जी हाँ, ये बात सही है। और ऊपर से हड़प्पा के मोहरों पर जो है नावों के जो है चित्र मिलते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और ये इसका असर्शन जो है क्या बोलते हैं अभिकथन और ये कारण दोनों ही सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो है आपका कि तमिलकम से क्या अभिप्राय है। तो भाई साहब ये एक एक क्या बोलते हैं, एक क्षेत्र हुआ, क्षेत्र, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि आपका साउथ वाला जो पार्ट होता है ना, उसकी तरफ इशारा करता है। तो इसका मतलब होता है तमिलकम। ये आपकी छठी क्लास में भी ये डिस्कस है और आपके 12th क्लास में भी डिस्कस है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कई सारे बच्चे और टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये इजी सा ही है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, यानी कि जिसमें कानून वगैरह लिखे गए हों, ठीक है जी। और सबसे प्रसिद्ध बोला जा रहा है आरंभिक भारत, यानी कि एंशंट की बात की जा रही है, प्राचीन भारत की बात की जा रही है। तो ऋग्वेद तो है नहीं, इसमें तो मंत्र मुंत्र डाल रखे हैं। जैसे कैसे आपको क्या बोलते हैं हवन वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें विधि इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। महाभारत तो आपको पता है कि दो भाइयों की लड़ाई है, दो भाइयों के ग्रुप के बीच की लड़ाई है। और ये बेसिकली आपका अर्थशास्त्र है ये, ठीक है जी। अर्थशास्त्र आपको पता होगा, जो कौटिल्य हैं उन भाई साहब ने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। और खैर इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो तीसरे का जो राइट आंसर वो होगा आपका मनुस्मृति, ठीक है जी। मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी कानून की पुस्तक मानी जाती है। और महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना बुराई करने वाला जो पुस्तक है वो यही है, मनुस्मृति। महिलाओं को बोला जाता है घर की चार दीवारी से अंदर बाहर मत निकला करो, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भाई मेरा विरोध मत करने लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये देख रहे हो आपका, ये कौन है, ये ऐसे ऐसे करके ना सिक्के, ऊपर से ये टोपी है इसकी और ये बाल है। ये आपका बेसिकली जो शक वाले वो है ना शासक, उनके बारे में चीज़ है, ठीक है। तो आपका देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया होगा ये रहा। इसके अंदर क्या है, ये रहा, शक शासकों का को दर्शाता चांदी का सिक्का है ये बेसिकली। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दृष्टि बाधित वालों के लिए है। दृष्टि बाधित वालों के लिए क्या लिखा हुआ है भाई, देखे जरा। दृष्टि बाधित वालों के लिए लिखा हुआ है कि मृच्छकटिका के लेखक का नाम बताइए। तो भाई इसका नाम है ये शूद्रक। इसको नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, कहीं पता चले बोर्ड के पेपर में ये दृष्टिबाधित को हटा करके आपके अंदर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित चिंतकों का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ। सही विकल्प का चिन्हित करिए। अच्छा, सुकरात और प्लेटो का, सुकरात और सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है जी। आपको पता होगा ये गुरु थे इसके, फिर ये गुरु थे इसके, और ये स्टूडेंट थे इन दूसरे के, ठीक है जी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यूनान से ही थे। खुद की, हाँ ये चाइना से ही थे। महावीर बुद्ध, हाँ ये भारत से ही माने जाते हैं। जरस्तु ये ईरान से ही माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ना 1 2 3 4 ये होना चाहिए, सी। ये चारों ही जो है बातें सही हैं, गलत नहीं है सर। ये जरस्टी वाला भी सही है भाई, ये
ये सही है, ईरान से ही थे वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैन परंपरा में शिक्षक के लिए तीर्थंकर शब्द का उपयोग किया गया है। जी हाँ, ये वही होता है, वे महापुरुष जो महिलाओं और पुरुषों को के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बेसिकली काम करते हो, वो होते हैं ये तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर हुए थे, आपको पता होगा, और 24वें जो है महावीर जैन हुए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि बर्नियर के विषय में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, पूछा है। ठीक है जी, याद रखिएगा, नहीं है पूछा है। अब देखते हैं जरा क्या लिखा है। वह सामान्यतः भारत में जो देखता उसकी तुलना यूरोप से करता। बात सही है जी, मैंने आपको बताया था वो जाति वाली व्यवस्था जो है उसकी भी इसने जो है तुलना की हुई है, और उसने क्या बताया था, हमारी वाली काफ़ी ज़्यादा कठोर है, जो कि बुरी बात है, ऐसा बोला था उसने। ठीक है जी, आगे देखते हैं जरा। अगला अगला जो चीज़ है वो क्या पूछा जा रहा है कि उसने अपनी प्रसिद्ध कृति फ्रांस के शासक लुई 14 यानी लुई 14वें को समर्पित की थी। ये भी बात सही है जी। ठीक है, उसने कई अन्य कार्यों की जानकारी प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में दी थी। ये भी बात सही है जी। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर बताया। भाई, भारत की स्थिति को दयनीय बताया है उसने, ना कि बेहतर बताया। तो दैट मीन्स कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है डी। अब आगे देखते हैं जरा हम 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, देखिए। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवस्था को स्वीकार नहीं करा। जी हाँ, उसने यही बोला था कि आप चमड़े के आधार पर, जाति के आधार पर जो है कैसे बोल सकते हो कि ये अपवित्र है और ये पवित्र है। ठीक है जी, तो ये बात सही है। उसके अनुसार जो वस्तु अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता के मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। देखिए, ये बात भी उसने कही थी, बट हाँ, मेरे को जो श्योरिटी है वो इसका आंसर होगा ये। बट कई कई जगह बताया जा रहा है कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज इसके ना थोड़ा व्याख्या कर नहीं रहा है, हल्का सा पॉइंट थोड़ा इसका रह रहा है। बट मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट ये भी हो सकता है, तो इसको आप डिलेमा में डाल दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या राइट आंसर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपकी जब फाइनल आंसर की आएगी तभी आपको पता चल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है कि नीचे दिए गए जानकारी को पढ़िए और उसको हिसाब से बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, वह 14वीं शताब्दी की दरगाह है, हमें नहीं पता, चलिए छोड़िए। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। ठीक है, जिसके बारे में भी देखते हैं। वह अजमेर में स्थित है। अजमेर के जो जो स्थित जो दरगाह है उसका नाम क्या है भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद करिए, यही वो दरगाह है। तो और एक और चीज़ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हाँ जी, इस दरगाह पर सबसे पहली बार पहुंचने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है चीज़, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम हो गया। ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन कृष्णदेव राय से संबंधित है। अच्छा ठीक है, कृष्णदेव राय का शासन, क्या लिखा है, कृष्णदेव राय का शासन विस्तृत एवं सुदृढ़ था। बात सही है जी। उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। बात सही है जी। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों मंदिरों के निर्माण का श्रेय है। ये भी बात सही है। वह राक्षसी तागड़ी की लड़ाई में युद्ध में हार गए थे। देखिए, एक अभिलेख मिला है हमें जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो लड़ाई है इनसे, इन देवी जी से होती है, बट वहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि वो हार गए थे या जीत गए थे। दैट मीन्स कि ये वाला नहीं है, बाकी 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ये इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड बच्चा, जिसने भी आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमुक्त माल्यद नामक जो ग्रंथ है किस भाषा में, वो तेलुगु भाषा में है जी। राइट आंसर इसका यही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था। जी, ये विठल विठल मंदिर नहीं है जी। ये हजार राम का मंदिर है। ये इकलौता ऐसा मंदिर था जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य मंदिर है। भव्य मंदिर मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। बहुत ही कठिन तरीके से बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। इसीलिए इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो शासक हुआ करते थे, शासक वर्ग प्लस उसका जो परिवार है, बस वही वहाँ पर जो है जाया करते थे और पूजा किया करते थे। विट्ठल मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेमस मंदिर है। ज़रा बता देता हूँ मैं आपको इस विट्ठल मंदिर के बारे में भी। विट्ठल मंदिर अगर आप देखा जाए तो ये आपका जो है ना, वो क्या बोलते हैं, राजा थे कौन, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, देवराय द्वितीय यानी कि सेकंड जो राजा थे, उन्होंने जो है ये मंदिर बनवाया था।
और ये मंदिर जो है इन्होंने हम्पी के अंदर जो है बेसिकली बनवाया था। हम्पी याद आ रहा है आप लोगों को? हम्पी, उसकी राजधानी है ये हम्पी। हम्पी में इस चीज़ को बनवाया था इन भाई साहब ने। और ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है जी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर कौन सा है आर्किटेक्चर के हिसाब से, तब आपका आंसर होता है विट्ठल मंदिर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर कौन सा है, तो आपका होता आंसर विरूपाक्ष मंदिर। बिकॉज विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव भगवान जी की ये मंदिर बनाई गई है, शिव भगवान जी की। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर माने जाते हैं। सबसे फेमस मंदिर इनफैक्ट इसी को माना जाता है, विरूपाक्ष मंदिर को। ठीक है जी। ये भी आपका विजयनगर से रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर लगभग 60 से ज़्यादा मंदिरें जो है वहाँ पर बनाई गई हैं। अब 60 के 60 मंदिरों को नाम से जान पाना, उसकी क्या क्या विशेषता है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया कि शासक और उसके परिवार द्वारा जो जाया करते थे, उसका राइट आंसर है सी, हजार राम मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी जरा। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो भाई साहब रटवा देता है मैंने बच्चों को। तो क्या लिखा हुआ है? मुगल सरकार किसानों को जिन से कामिल सर्वोत्तम फसलें खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी, वो क्यों किया करती थी, इसके बारे में आपको पता होगा। जिन से कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? कपास प्लस गन्ने की खेती को आता है इसमें, कपास और गन्ने की खेती। इनसे इसको क्यों उगाने के लिए बोलते थे वो? क्योंकि इससे राज्य को है ज़्यादा राजस्व मिलेगा, यानी कि टैक्स प्राप्त होगा। इसीलिए जो है इस गन्ने की खेती को उपजाऊ करने के लिए बोला जाता था। जिनसे कामिल वाली खेती को जो है उगाने के लिए बोला जाता था बार बार किसानों को। मुगल प्रांत में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है, इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का कार्य किस मुगल कालीन ये भाई पटवारी नहीं है, ये दीवान होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये इंग्लिश मीडियम में भाई, इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा एक एक करके ज़रा, मैं हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ आंसर। और हाँ, एक और चीज़, जो एमसीक्यू के अंदर आपके ये आंसर जो गलत हो रहे हैं ना भाई, ट्रस्ट मी, ये सारे के सारी चीज़ें आपकी मैं लास्ट जब ये वीडियो का एंड होगा उसके अंदर मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे मैक्सिमम जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। बिकॉज देखा जाए तो आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वही ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है बहुत ही कम बन पाता है। कोई नहीं, हम आपको इसके लिए बताएंगे सॉल्यूशन, लेकिन इसके लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्या बोला जा रहा है कि कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना, कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना, उसकी स्वायत्तता को सीमित करना चाहती थी। जी हाँ, सही बात है। इसके लिए कंपनी ने कौन से कदम उठाए? जी हाँ, देखते जरा। जमींदारी की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। जी हाँ, बात सही है। याद आ रहा है ये किसके थ्रू किया था? याद करो, सहायक संधि। याद आया? सहायक संधि जो कि 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वेलेस्ली ने। ठीक है जी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 के अंदर, और उसी के तहत जो है क्या बोलते हैं, जो जमींदार होते हैं उनके सैनिक के टुकड़ियों को नहीं रखा जाएगा, ऐसा बोला गया था इन्होंने। सीमा शुल्क, अच्छा, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है ये भी। जमींदारों के स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था की शक्ति छीन ली, ये भी बात सही है। मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए थोड़ा कप कपा के बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज और ज़्यादा ठंड भी लग रही है, इस वजह से थोड़ा आपको मेरे वॉइस में इशू नज़र आ रहा होगा, बट प्लीज़ मैनेज कीजिएगा ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाला कपास का 3/4 भाग, याद कीजिए, मैंने आपको ये क्लास में भी पढ़ाया था। इस बच्चे ने पता नहीं क्यों भारत में टिक कर दिया। ये बेटा इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि 3/4 जो थर्ड फोर्थ जो आपका है भाग, वो आपका कौन करता था आपूर्ति? वो करता था अमेरिका। लेकिन जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वो हो जाता है भारत की साइड। तो अभी इसका राइट आंसर क्या है? बी है इसका राइट आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित घटनाओं के घटनाक्रम पर विचार कीजिए और सही क्रम में इसको लगाइए। देखिए, मेरठ वाला तो आपको याद ही होगा, 10 मई 1857 के अंदर ये इन्होंने किया था। अवध के अंदर सहायक संधि लागू की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बच्चे ने लिखा है 1801 के अंदर की गई थी। और स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, याद है ना? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था सहायक संधि। और कब किया गया था? 1798 के अंदर। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो डैट आपको याद हो जाए परमानेंटली।
अवध का ब्रिटिश राज में विलय, ये याद आ रहा है आपको, 1856 में किया गया था ये चीज़। रानी झांसी की मृत्यु ये 1858 में होती है भाई, इनकी मृत्यु 1858 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है जी। ठीक है, तो ये चारों देख लेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, 1801 आना चाहिए पहले, मतलब कि 2 आपका सही है यहाँ पर, 2 के बाद फिर आपका 3 आ रहा है 1856, हाँ ठीक है 1856 आ जाएगा, फिर 1857, फिर 1800, हाँ ठीक है जी, राइट आंसर इसका सी ही है। वेरी गुड बच्चा। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने आज मॉर्निंग का जो पेपर था ना गर्ल्स का, उसमें मैंने बताया था ये चीज़ कि 1851 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने यही कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। ये गिलास फल किससे रिलेटेड है, ये भाई अवध से रिलेटेड है। मॉर्निंग का पेपर मतलब सिमिलर बना दिया इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखे क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, याद है आपको, 1929 दिसंबर की बात है, ये लाहौर के अंदर इनकी मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, और वहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू हो गए, बाकी के जो अन्य राष्ट्रवादी नेता हो गए, उन्होंने क्या कहा था, पूर्ण स्वराज की आज हम मांग करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर जो है पहली बार झंडा लहराया जाता है, याद आया, झंडा लहराया था, प्लस लहराया था, प्लस क्या करा था इन्होंने, पूर्ण स्वराज की जो है मांग भी करी थी। याद रखिएगा ये दोनों ही जो है बातें इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस कराया था क्लास के अंदर कि हमारा जो संविधान है वो बन करके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, जिसके अंदर कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन आपका समय लगा था। लेकिन जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बन करके रेडी हो गया था, तो हमने लागू कब किया था, 26 जमीन क्या बोलते हैं, संविधान को हमने लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। ठीक है जी। अब ये 2 महीने का जो गैप है ऐसा क्यों आ रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है ना, वो हमारे इतिहास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों इम्पोर्टेंट दिन है? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 के दिन ही पहली बार हमने अपना खुद का झंडा लहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ठीक है जी। इस वजह से हमारा 26 जनवरी का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी दिन जो है हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिन नहीं भाई, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की थी। भाई साहब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, एक पल को तो मैं खुद को कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आप अगर देखोगे ना तो आपका जो थर्ड बुक है, थर्ड बुक, उस थर्ड बुक के अंदर जाना, पेज नंबर आपका 425 है आई गेस, और वहीं पर ना 4.1 का जो पैराग्राफ है उसी की पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि मद्रास के संतनम ने राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली रूप से जो है हिमायत की थी। राज्यों के अधिकारों की बात समझ में आ रहा है आपको? याद है जो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। याद होगा आई होप आपको, ये 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं लोग। और यहाँ पर हमारा वहाँ पे मतलब किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक डिबेट लिखा हुआ है, एक डिस्कशन वहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, राज्य को देनी चाहिए या संघ को देनी चाहिए। तो राज्य के लिए जो है इस मद्रास के संतनम नाम के व्यक्ति ने बोला था बहुत ज़्यादा, और संघ के रिलेटेड जो है आपका जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करा था, बल दिया था कि संघ को ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए, बिकॉज वही सबको कंट्रोल में रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। 1919 और 20 के खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व, भाई साहब ये क्वेश्चन तो रटवा दिया था पता नहीं कितनी बार, ये क्वेश्चन सही है, मोहम्मद अली और शौकत अली। मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना हटा देना, मोहम्मद अली है और शौकत अली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये चीज़ें देखिए, अगर मैं आपके पेपर के कंपैरिजन की बात करूँ, तो ये जो है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के आ रहे हैं, भाई साहब दोनों ही शिफ्टों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिकॉज कैसे, देखिए अब जरा यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए इसके लिए। और मेरा तो अपनी क्लास के अंदर भाई साहब कितनी बार ही बोला था कि इसको रट जाओ, लिख लिख करके देख लो, कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आए पेपर के अंदर तो आप एक हल्का सा मुस्कुराएं और इसको लिखना स्टार्ट करें। मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बट पता नहीं इन लोगों ने किया भी है कि नहीं। देखिए बच्चे ने इसी पर टिक लगा रखा है, देखते हैं आगे क्या है। देखिए आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है,
चित्रात्मक लिपि है। क्या है बेटा वो? चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है कि चित्र के माध्यम से कुछ बातें वहाँ पर लिखी गई है, मतलब ऐसे ऐसे करके लिखी गई है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसी वजह से इसको रहस्यमय लिपि हम कहते हैं कि मतलब क्या लिखा हुआ हमें क्या ही पता भाई, अभी तक कुछ नहीं पता चला। प्लस क्या हमने देखा था इसके अंदर कि इसके अंदर जो है जो लिखने का तरीका है वो क्या है कि दाएं से जैसे मान लो ये है ना एक पेज है, मान लो ठीक है ये पेज है, तो यहाँ ये आपका राइट वाला हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ दाएं से पहले बाएं जाते थे ये लोग, फिर बाएं से वापस दाएं जाते थे, फिर दाएं से फिर बाएं जाते थे, मतलब ऐसे ये सांप सीढ़ी वाला खेल चलता था। लेकिन आपको याद रखिएगा स्टेटमेंट के अंदर कभी भी दे दे कि दाएं से बाएं जाते थे तो वो सही है जी, वो दाएं से बाएं वाला जो है ना ये सही है। लेकिन इसका जो सेकेंड लाइन होगा, अगर लिखा होगा द्वितीय पंक्ति या सेकेंड लाइन, उसके अंदर बोला जा रहा है कि बाएं से दाएं जाते थे, तो वो भी बात सही है जी। अभी मैंने आपको बता दिया ये चीज, ठीक है। तो उपयुक्त तर्क सहित एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो लिख दिया है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, अगर इनको मेंशन कर दोगे तो 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हड़प्पा का पश्चिमी एशिया तथा अन्य बाह्य देशों, बाह्य मतलब जो बाहर के देश होते हैं, देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अच्छा ठीक है जी, बता देते हैं आपको। जो हड़प्पा है इसका किसके साथ संबंध था, ज्यादा मिला हमें? मेसोपोटामिया के साथ ज्यादा संबंध हमें मिला था। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया में एक सभ्यता है जो कि कहाँ पड़ी थी, इराक के अंदर ज्यादा फली फूली थी ये, ठीक है। आपको बता दूं कि ये मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में जो है बाट के माध्यम से व्यापार होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू भी इसका जो है व्यापार हुआ करता था। और भी मतलब इसके अंदर बना बना के चीजें आप लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, ठीक है। अरे जब कभी भी हड़प्पा का संबंध आए ना, समझ लिया करो मेसोपोटामिया की बात की जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि इसके जो संबंध है मेसोपोटामिया के वो अलग अलग देशों से भी है, जैसे अफगानिस्तान भी हो गया, ईरान भी हो गया, इराक हो गया। ईरान और इराक की बात करें तो भाई मेसोपोटामिया ही है, वो उसी की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महाभारत के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं ईसा पूर्व, अच्छा BC की मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल की व्याख्या का वर्णन कीजिए। अच्छा घरों के बारे में बेसिकली है, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी। जो आपके ये है ना बीबी लाल, ये बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ये एक पुरातत्वविद है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ना एक जो यूपी में ना एक जगह पड़ता है मेरठ, आपको याद आ रहा है मेरठ? यहीं से तो आपका 10 मई 1857 में आपका विद्रोह स्टार्ट होता है, आपको याद होना चाहिए। और फिर जो है इन्होंने 11 और 12 मई को कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली में। कहाँ, किसके लिए? जो मुगल साम्राज्य था ना लास्ट वाला, उसके नेतृत्व में अगुवाई करने के लिए उसको बोला था कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारा नेतृत्व कीजिए, ठीक है। तो ये तो खैर अभी बात इससे रिलेटेड नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये तो मेरठ का जिक्र आया तो मैं भावनाओं में बह गया और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए जो आपके ये बीबी लाल है ना, ये एक पुरातात्विद थे। इन्होंने क्या किया था कि मेरठ के अंदर एक जिला पड़ता है जो कि है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में आई होप आप सभी लोगों ने सुना होगा, हस्तिनापुर, ठीक है। इस हस्तिनापुर के अंदर जो है उन्होंने एक क्या बोलते हैं, इस हस्तिनापुर गांव के अंदर जो है उन्होंने खुदाई की थी। और खुदाई करने के बाद उन्हें क्या मिला कि उन्होंने ना 5 स्तर के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, 5 स्तर के साक्ष्य जो है उन्हें प्राप्त होते हैं। इन 5 स्तर के साक्ष्य से क्या होता है कि जो सेकेंड और थर्ड वाला साक्ष्य है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इससे हमें थोड़ा ना विश्लेषण करने में आसानी हो जाता है, ठीक है जी। अब उसमें हुआ क्या था वो देख लीजिए जरा। जो सेकेंड और जो थर्ड वाला है वो हमें मिला ही कब है, 12वीं से लेकर के 7वीं ईसा पूर्व यानी कि BC की बात की जा रही है, मिला था हमें, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उन्होंने उत्खनन किया था, जिस एरिया में उन्होंने उत्खनन किया था, मतलब एस्केवेशन किया था, एस्केवेट किया था, उस एरिया के अंदर जो है ना उन्हें कोई भी निश्चित परियोजना नहीं मिली, मतलब घर के कोई निशान नहीं मिले उन्हें, ये समझ लीजिए, ठीक है जी। निशान नहीं मिले, बट हाँ उनको ये जरूर मिले कि भाई साहब मिट्टी की बनी बहुत सारी दीवारें हैं, प्लस कच्ची ईंटें जो है उनको वहाँ पर मिली थी। और यही दो बातें जो है उनको मतलब उन्होंने बताया था जी, इस टाइम के दौरान द्वितीय चरण के अंदर उन्होंने यही बात बताई थी कि क्या, कि घर तो हमें नहीं मिले, लेकिन मिट्टी से बने हुए दीवार मिले हैं, प्लस कच्ची ईंटें भी मिली हुई हैं, तो ये बात उन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये रहा,
मीराबाई के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी। जैसे कि आपको पता होगा मीराबाई के बारे में, ये कृष्ण भक्ति के बारे में ज़्यादातर फोकस करती थी। और मीराबाई जो है ना आपका भक्ति आंदोलन के अंदर ये सबसे काफ़ी प्रचलित नाम है ये बेसिकली। भक्ति आंदोलन के अंदर क्या होता था, गीत गा गा करके, यानी गाना गाते गाते या फिर कविता बोलते बोलते, ठीक है जी। ये कविता पोएम की बात कर रहा हूँ, कविता किसी और का नाम वाला नहीं भाई। कविता बोलते बोलते ये गाया करती थी, ठीक है जी। और अगर आप देख सकते हैं तो ये मीराबाई हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, एक राजपूत परिवार की बेटी थी और भक्ति के अंदर मतलब इन्वॉल्व थी, कृष्ण जी की भक्ति के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व थी और ये हिंदू कवि मानी जाती थी, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं इसके बारे में, बहुत है भाई, ज़्यादा भी लिखना जरूरी नहीं होता ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो पंचायत की भूमिका उस टाइम थी वैसे सेम टू सेम, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 80 या 90% सेम ही थी। क्या थी उस टाइम पे, जो है मुगल साम्राज्यों ने, जो मुगल समाज था, उन लोगों ने जो है जो पंचायत है उनको जो है अधिकार दे रखा था कि वो जो है ना कृषि से रिलेटेड, कृषि और अन्य आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए पंचायत काम करेगी। ऐसा फैसला किसने सुनाया था, मुगल सम्राट लोगों ने सुनाया हुआ था, ठीक है जी। ऊपर से ऐसा बोला गया था कि जो पंचायत होगा ना उसी का काम रहेगा कि सामाजिक रूप से जो मुद्दे होंगे, सामाजिक रूप से मुद्दे मतलब लड़ाइयाँ वगैरह, सिंचाई कैसे कर रही है, सब चीज़ें, उसके लिए भी जो अंतिम निर्णय लेगा वो भी पंचायत ही लेगा, ऐसा बोला गया था। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि पंचायत को जो है ना इतनी ज़्यादा जो ऑटोनॉमी दी जा रही है, ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता दी जा रही है, वो इन्होंने इसलिए दी थी तो सो डैट कि वो अपने खुद से डिसीजन ले सके और छोटी छोटी चीज़ों के लिए सम्राट के पास ना आए करे। तो इसलिए उन्होंने ये दी थी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, ठीक है जी। ये क्या कदम उठाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था, इससे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं आपको ज़्यादा, लेकिन हाँ बोर्ड के अंदर आप देख लेना, इसके अंदर से जरूर आएगा बहुत सारा। अभी तो एक आधि क्वेश्चन दिखे मुझे इसके अंदर। सबसे पहला क्या कदम उठाया था जी, उन्होंने सैन्य बल का प्रयोग करा था, इन्होंने, याद आया, सैन्य बल का इन्होंने प्रयोग करा था। और क्या कदम उठाए थे इन लोगों ने, विद्रोही के जो नेता हैं, जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, उन नेताओं को बेसिकली इन लोगों ने पकड़ा था, ठीक है जी। प्लस जो मार्शल कानून है उसको भी लागू कर दिया गया था, मार्शल लॉ वगैरह जो है कानून को लागू कर दिया गया, जिसके तहत क्या डिसाइड किया गया था, जो भी जिसके ऊपर भी हमें शक होगा कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा वैसा है या फिर विद्रोह के अंदर ये शामिल हो सकता है या हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो उसको जो है सीधा क्या थी, सजाए मौत। ये इन्होंने ऐसा कर दिया था, जिसकी वजह से जो है 1857 का जो विद्रोह है वो समाप्त हो गया था। लगभग 1 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने सब कुछ समेट लिया था वापस से, ठीक है जी। तो अब आगे देखते हैं क्या है, ये रहा। अगला है कि 1857 के विद्रोह में के कारणों की व्याख्या की। अच्छा, कारणों की बात कर रहे हैं तो बता देते हैं जी। आपको पता होगा सबसे पहला कारतूस वाला कारण, ठीक है जी। कारतूस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण था जी आपका, ठीक है। और क्या, धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा ये लोग जो है इंटरफेयर कर रहे थे, धर्म के अंदर हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही करने लग गए थे। प्लस सैनिकों का जो ओहदा है, सैनिकों की जो रिस्पेक्ट है, वो हमेशा ये हैम्पर किया करते थे, मतलब असमानता रूप से व्यवहार करते थे ये लोग, ठीक है जी। और क्या करते थे, सैनिकों को जो है कम वेतन भी दिया करते थे। जो हमारे भारत के लोग थे उनको काला कुत्ता भी बोला करते थे ये लोग, काला लोग मतलब करके बोलते थे, और ज़्यादा गुस्से में अगर भी बोले तो काला कुत्ता भी बोल देते थे ये लोग, ठीक है जी। तो ऐसे करके ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या होगा, हर एक इंसान थोड़ा सा खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा, उसका थोड़ा नहीं बहुत खून खोलेगा। और इसी खून खोलने का नतीजा था 1857, और उसके बाद हमें 1947 के अंदर आज़ादी मिल जाती है, जहाँ पर महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अब आपका अगला क्वेश्चन ही यही बोला जा रहा है कि जब महात्मा गांधी के आगमन आगमन मतलब आने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार व्यापक बनाया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर, उसको किस तरीके से उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छे से बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन ना मैंने अपने जो क्लास है हमारा ऑफलाइन क्लास, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से बताया था। क्या बताया था मैंने कि 1893 के अंदर जो है महात्मा गांधी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे, ठीक है जी, अफ्रीका
गए हुए थे। और अफ्रीका से भारत में वापस कब आते हैं ये? 1915 के अंदर भारत के अंदर इनकी वापसी होती है जी, ठीक है। जब ये 1915 में भारत से वापस आते हैं तो इनको 1 साल का भ्रमण करने का जो सुझाव है वो दिया जाता है किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया जाता है, जो कि उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। फिर जो है वो 1 साल घूमते फिरते हैं और फिर घूम फिर करके आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर फरवरी 1916 के अंदर उनको आमंत्रण मिलता है बीएचयू के अंदर। बीएचयू क्या है ये? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के अंदर पड़ेगा। वहाँ पर इनको एक लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा भाषण दिया था। और इस भाषण का मेन मोटिव क्या था? किसान और गरीब के बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे से बोला था। मतलब किसान और गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनको मानने लगे थे। जैसे ही इन्होंने ये भाषण दिया था तभी जो है एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति आता है चंपारण से। चंपारण बिहार से आता है और वो बताता है कि भाई किस तरीके से बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर नील की खेती को लेकर के उनको ज़बरदस्ती उगाने के लिए बोला जा रहा है। ये बोली जाती है, ठीक है जी। 1915 से 16 ये हो गया, ठीक है। फिर वो 1917 के अंदर जो है जाते हैं वहीं पर ही, कहाँ पर? चंपारण के अंदर, और जा कर के निपटारा कर देते हैं। 1917 के बाद 1918 के अंदर जो है गुजरात के अंदर 2 जगह थी, कौन-कौन सी? अहमदाबाद अहमदाबाद और एक थी खेड़ा। खेड़ा के अहमदाबाद के अंदर जो आपके मिल मज़दूर थे, उनसे रिलेटेड उन्होंने समस्या का समाधान किया था। और खेड़ा के अंदर जो किसान हैं, उनकी फसल जो है बेसिकली चौपट हो गई थी, तो उनका निपटारा करने के लिए जो है वो वहाँ चले गए थे, ठीक है जी। तो ये कुछ कारण हैं जो कि आप देख सकते हो। प्लस क्या 1942 के अंदर उन्होंने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। इससे भी पहले आप ये लिख सकते हो 1919 से लेकर के 1921 तक उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। किसके साथ हाथ मिला लिया था उन्होंने? खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया था। खिलाफत आंदोलन को किसने? 2 भाइयों ने स्टार्ट करा था, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली। ये मैंने आपको जस्ट अभी देखा था, ऊपर अभी आया हुआ था एक क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये कुछ आपका पूरा एक डायग्राम आप बना सकते हो अच्छे से। 3 नंबर आपको तो आराम से मिल जाएंगे भाई, तो लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन बता दिए मैंने। तो इसमें ये सारी बातें आप लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। ये तो इंग्लिश मीडियम में हो गया, ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 8 नंबर में। देखिए मैं आजकल क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो 8 नंबर में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अंदर आपको ना पूरा बना करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एग्जामिनर बेसिकली यही चेक कर रहा है कि बच्चे ने कितनी अच्छी से राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब किसी भी आंसर को लिख करके बच्चे ने कितनी बार देखा है। इसी चीज़, ये जो रोल है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका यहीं पर ये चीज़ आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सभी को पता है इस चीज का आंसर। क्या पूछा है कि बुद्ध ने अच्छे आचरण एवं मूल्यों को महत्व दिया। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। अब उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी जी? मैं आपको कीवर्ड्स में बता देता हूँ। ज्ञान के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बोलते हैं ज्ञान हासिल करो, दयालु रहो सभी के प्रति में, दया भाव दृष्टि रखो, उदारता रहना चाहिए मतलब लोगों के प्रति आपका, है ना। और हमेशा धैर्य रखो, है ना, धैर्य रखो, ऐसी चीजें बातें करी थी उन्होंने। और क्या बोली थी कि करुणा वगैरह जो चीज़ें, ये भी सब चीज़ें रखो। प्लस क्या कि अच्छी बातें बोलो, है ना, बड़ों का रिस्पेक्ट करो। ये सारी बातें जो है उन्होंने बोली थी, ये अच्छे आचरण के ही मतलब बात है। और आपको याद होगा, जो याद है जो अशोक ने बनवाया था धम्म, याद आया धम्म? ये वही। और धम्म को प्रचार करने वाले कौन थे? धम्म महामत करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि धम्म को ही प्रचार किया करते थे, ठीक है। तो ये कुछ उनकी शिक्षाएं हैं और इसी को लेकर के आपको एक्सप्लेन करके लिखना था, और ये आपका आंसर 8 नंबर में बन जाता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमरावती स्तूप की नियति सांची के स्तूप से भिन्न थी। अच्छा ठीक है जी। नियति बेसिकली यहाँ पर मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो अमरावती का स्तूप है वो जल्दी खंडर बन गया था, है ना। खंडर बन गया था मतलब नष्ट हो गया था ये जल्दी, जबकि सांची का स्तूप जो है बचा रह गया था, है ना। ये चीज बात की जा रही है। आगे क्या लिखा है? सांची संरक्षित रहा जबकि अमरावती टीला बनकर रह गया। टीला बनकर रह गया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल वही बात की जा रही है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो अमरावती का स्तूप है ये कहाँ पर पड़ता है? ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये स्तूप मिलेगा। अमरावती नाम की जगह पर है, वहीं मिलेगा। और सांची का स्तूप कहाँ मिलता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल नाम की जगह है। भोपाल के अंदर भी सांची जगह, एक जगह का नाम है सांची, वहीं पर ये चीज़ मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि जो अमरावती का स्तूप है ये बेसिकली जो है सबसे पहले खोजा जाता है, मतलब पहले खोजा जाता है
सांची के स्तूप से पहले खोजा जाता है आपका अमरावती का स्तूप, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग हैं, यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं इसके अंदर और ये नष्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है जी। लेकिन बाद में किसको खोजा जाता है? सांची के स्तूप को खोजा जाता है। और इसका जो है इसके अंदर भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो होते हैं ना अंग्रेज लोग, उनका इंटरेस्ट इसमें रहता है। लेकिन जो शाहजहाँ बेगम है, आपको याद होगा शाहजहाँ बेगम, उन्होंने क्या करा था कि इसका ना डुप्लीकेट बनवा करके दे दिया था, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चला या फिर उनको क्या हुआ हमें नहीं पता, डुप्लीकेट बनवा करके दे दिया, जिसकी वजह से वो संतुष्ट हो गए और वो चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सांची का स्तूप है वो बचा का बचा ही रह गया, ठीक है जी। सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है ना भाई, उसको जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तरफ पढ़ लीजिएगा तोरण द्वार के बारे में। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 29 वाला, कृष्णदेव राय के शासनकाल की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। देखिए कृष्णदेव राय, मैंने आपको बहुत पहली बार बता रखा है कि कृष्णदेव राय काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर जो है ना, क्या बोलते हैं पॉपुलर को क्या बोलते हैं यार, पॉपुलर शासक रहे हैं ये, मतलब विख्यात शासक रहे हैं ये, ठीक है जी। क्यों रहे हैं ये? क्योंकि इन्होंने सैन्य मजबूती बहुत ज़्यादा कर ली थी, सैन्य से इन्होंने विजय बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत बार हुए थे, बहुत बार लड़ाई करी, उन्होंने विजेता हासिल करी है, ठीक है। प्लस क्या करा था इन्होंने, जो साहित्य कला होता है, साहित्य यानी कि लिटरेचर प्लस आपका जो कला होता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा संरक्षण करा था, इसको बहुत बहुत ज़्यादा बचा के रखा है, इसको प्रमोट करा बेसिकली इन्होंने, ठीक है जी। इस वजह से इनका नाम ज़्यादा आता है। प्लस क्या, मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। आपको मैंने बताया था ना कि जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर जो साम्राज्य है, वहाँ पर 60 से भी ज़्यादा जो है मंदिरों का अस्तित्व जो है हमें मिलता है, ठीक है जी। तो ये कुछ कारण है। प्लस इन्होंने क्या किया था कृष्णदेव राय ने, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए इन्होंने नदी का जो है ना कटाव करवा दिया। जैसे एक नदी जा रही है मेन नदी, तो उसको ऐसे बढ़वा दिया, एक ऐसे बढ़वा दिया, एक ऐसे बढ़वा दिया, जिसकी वजह से ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, सब के सब क्या हो जाएंगे, उपजाऊ नदी हो जाएंगी, मतलब उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा, जिसकी वजह से फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब फसल अच्छी होगी तो भाई साहब राज्य को पैसा भी अच्छा मिलेगा फिर, है ना। तो ये हो जाता है बेसिकली। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। जो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया ना, वही सारी चीज़ें लिख दीजिएगा कि मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी इसके अंदर, वही सारी चीज़ें आएंगी। जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, और जो कलाकृति हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, यानी कि आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता था। मंदिर का जो द्वार होता था उसे गोपुरम बोला जाता था। मंदिर कितना बड़ा बनाओगे, कितना धनशाली वाला मंदिर बनाओगे, उससे राजा की पहचान हुआ करती थी, ठीक है। और जब भी लड़ाई वगैरह होती थी दो राजाओं के बीच में, तो वो राजा जो है अक्सर कोशिश ये करते थे कि मंदिरों को लूटा जाए, क्योंकि अगर मंदिरों को लूटा जाएगा तो इससे क्या होगा कि इस राजा के रेपुटेशन के ऊपर खतरा हो जाएगा, उसके रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाएगी। ऐसी बात जो है मंदिरों को लेकर के की जाती थी। और आपको मैंने बताया दिया कि 60 से ज़्यादा जो है मंदिरें विजयनगर साम्राज्य के अंदर बनाई गई थी, ठीक है जी। जिसमें से आपका विट्ठल मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, हजार राम मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख करके आप अच्छे से कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा देखते हैं जरा। संविधान सभा ने भाषा के वाद विवाद को हल करने के लिए किस प्रकार से रास्ता निकाला। देखिए आपको पता होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ा होगा, 56 दिन का हड़ताल किया था पोट्टी श्री रामुलू ने, कि भाषा के आधार पर उनका उनका जो राज्य है आंध्र प्रदेश वो बनाओ, ये बात करी थी, ठीक है जी। सेम चीज़ यहाँ पर संविधान सभा के अंदर भी ये बातें उठती है कि आखिरकार जो है राष्ट्रभाषा किसको घोषित किया जाए, ऐसा बात चलता है। मतलब कि नेशनल लैंग्वेज किसको घोषित किया जाए, ये बात चलती है, ठीक है जी। नेशनल लैंग्वेज की बात चलती है। हर जगह नाम था किसका, हिंदी का नाम था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो साउथ वाले लोग हैं वो लोग थोड़ा सा इसमें, हाँ पाँव सुन पड़ गया भाई यार। लेकिन जो साउथ वाले लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाएगा, हम भी तो भारत के अंदर हैं, हम भी तो भारत के ही लोग हैं, हमारी भी तो कन्नड़ लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है। जिसकी वजह से क्या हुआ, संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने उस टाइम के लिए ये बोला कि एक काम करते हैं, हर एक स्टेट के अंदर जो लोग होंगे, हर एक स्टेट का जो राज्य सरकार होगी वो खुद से डिसाइड करेगी कि उसके राज्य सरकार के अंदर कौन सी भाषा तय मतलब चुननी है।
फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो बिहार के अंदर जो है ना प्योरली हिंदी की भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर आप दिल्ली के अंदर देखोगे तो आपका हिंदी पहले आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के बाद जो है नीचे हिंदी भी लिख देते हैं लोग, मतलब कई जगह जो है हिंदी और इंग्लिश को ही लिखा जाता है। और वही साउथ वाले लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने अपने राज्य के भाषा यूज़ करते हैं, जैसे केरला वाले मलयालम यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु भाषा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी भाषा वो अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तमिलनाडु वाले जो है तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं सरकार के कामकाज ही बोलो, सरकारी कामकाज के अंदर, ठीक है जी। तो ये बातें वहाँ पर ऑलरेडी तय की गई थी संविधान सभा के अंदर, और इसके बाद ये टॉपिक डिस्क्लोज हो गया था, मतलब बंद हो गया था टॉपिक। अगला पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना के आदर्शों की व्याख्या कीजिए। देखिए बहुत ईजी है, इसके अंदर वही है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब के बारे में अच्छे से बताया गया था। और आपको पता होगा कि उद्देश्य प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्तावना क्या होता है? उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल एक इंडेक्स की तरह होता है। जैसे एक बुक, एक बड़ी सी जो बुक है, उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो वहाँ का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स उसको देख लेंगे ना अगर हम, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी बुक के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं। वैसे ही संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस बातों पे ज़्यादा जोर दिया गया है, अगर आपको ये देखना है तो सीधा उद्देश्य प्रस्तावना को देख लो, सब पता चल जाएगा। तो ये बातें इसके अंदर लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पैसेज है भाई, कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया इस टाइम में, इस वजह से। अब आपका लास्ट आते हैं मैप के ऊपर, ये सब देख लीजिए, काफ़ी ईजी से सारे, है ना। मैप की ज़रा बात करते हैं। मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में आप एक आपका पूछा जा रहा है कालीबंगा, है ना जी। एक मिनट मैप ही ले आता हूँ ना, ठीक है। एक जगह आपसे पूछा जा रहा है कि कालीबंगा एरिया जो है आपका कहाँ पड़ेगा। देखिए कालीबंगा आपको मैंने बताया था राजस्थान के अंदर पड़ता है, तो वो ये यहाँ पड़ेगा कालीबंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सारनाथ जो बौद्ध स्थल है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो आपको पता होगा यूपी के अंदर सबसे पहला जो सारनाथ है वो यहाँ पड़ता है। सारनाथ के अंदर ही जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार अपनी अ, शिक्षा दी थी, भाषण दिया था बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारनाथ आपका यहाँ पड़ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है, तीसरे के अंदर ए और बी के अंदर से दोनों एक करना था आपको, तो वैसे मैं बता देता हूँ दोनों ही। अजमेर आपका कहाँ पड़ जाएगा? अजमेर आपका राजस्थान के अंदर ही पड़ जाएगा, जहाँ आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये यहाँ पड़ जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या पड़ा था? पानीपत। पानीपत आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा के अंदर पड़ता है, वो बिल्कुल यहीं पड़ेगा, दिल्ली के जस्ट है, ये पड़ेगा आपका पानीपत, ठीक है जी। तो ये जगह हो गया आपका 34 का पहला वाला हो गया, ये 4 जगह के नाम। प्लस आपका 34.2 के अंदर पूछा गया कि इसका और इसका नाम क्या-क्या है। तो इसका तो नाम देखो सबको पता होगा, दिल्ली है जी, ठीक है, दिल्ली है। और इस वाले का नाम देखो बड़ा डाउट सा लग रहा है मुझे कि इसका क्या नाम हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नाम ग्वालियर होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा ग्वालियर के क्या है, इसका मुझे ज़रूर बताइएगा क्या नाम था आपका ऑफिशियल आंसर की के अंदर। और लास्ट में आपको जाते-जाते एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई, हम जो है ना अपने इसी चैनल के अंदर, अपने इसी स्टडी विद एमआर यूट्यूब चैनल के अंदर जो है एमसीक्यू प्लस आपका राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सीरीज लॉन्च करेंगे। और इस सीरीज के अंदर ये बिल्कुल फ्री है भाई, ये ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, इस पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से पढ़िएगा। एमसीक्यू के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज, चैप्टर के हिसाब से जो है, जो जितने भी आपके मेन मेन बनते हैं ना एमसीक्यू, उसको मैं बनाऊंगा। और ये सारे के सारे मैं कहाँ से बनाऊंगा? आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वहीं से बनाऊंगा। और एक चीज़ दोबारा बता दूं भाई, एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। नोट्स वगैरह लास्ट टाइम पे, लास्ट मिनट में काम आते हैं, वरना बुक को ही पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, 2 महीने का लगभग समय है आपके पास, 2-3 महीने का, अच्छे से पढ़ लो। 12th क्लास है, अगर पास हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। हालांकि इसके बाद भी आपको सीयूईटी ही देना पड़ेगा, बट फिर भी 12th के अंदर मार्क्स आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि पर चैप्टर में, हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से राइटिंग, इस हद तक जो है राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर आपके एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन दिख जाए तो भाई साहब वो मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए आपका वो, मतलब आंसर लिख पाओ आपके अपनी आंसर शीट के अंदर। तो इस हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही भाई, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी चली गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।